Hello friends, how are you? I think you will be very fine. Myself Suresh Zangit. You are very most welcome on Ranker Point Online Education Center. ठीक है? ओके, अपन बात करते हैं आज आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ड मैटर के बारे में, वर्ड ज्योग्राफी को कैसे स्टडी करें। उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पुश योर सेल्फ, अपने आप को खुद ही धक्का मारिए, अपने आप में खुद ही मोटिवेट हुई है। कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कहने पर, किसी के द्वारा बताए जाने पर आप उस कार्य को करोगे तो आपको इतनी सफलता प्राप्त नहीं होगी जितना कि आप स्वयं अपने डिजायर से किसी कार्य को कर रहे हो। बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, क्योंकि यह काम आपके लिए कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो इसलिए वंस अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुश योरसेल्फ, अपने आप को खुद जो भी डिसीजन लेना है खुद लीजिए। बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, कोई आपके लिए ऐसा करने वाला नहीं है। अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने सिलेक्शन के बारे में खुद ही डिसीजन लीजिए। ठीक है, यू आर वंस अगेन मोस्ट वेलकम। और आज अपन बात करने वाले वर्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वर्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूंगा तो वर्ड ज्योग्राफी के मैटर में अगर अपन बात करते हैं तो वर्ड ज्योग्राफी वाले मैटर में अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो बात की जाएगी वो आपके होने वाला है वर्ड लेवल पर। या तो आपके टॉपिक मिलेगा दोस्तों, अगर आप रीट के एग्जाम से जुड़े हुए हो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपको मिलने वाला है दोस्तों दो टाइप से। रीट में इसका नेम होगा, या तो ये मिलने वाला है आपको स्थल मंडल और जल मंडल के रूप में। रीट के सिलेबस में इसको दिया गया है दोस्तों स्थल मंडल और जल मंडल के रूप में। और इसे सेकंड ग्रेड में दिया गया है दोस्तों महाद्वीप व महासागर की विशेषताएं, महासागरों की विशेषताएं। दोनों ही टॉपिक बिल्कुल सेम है, केवल कहने का नजरिया अलग अलग है। तो आज अपन स्थल मंडल जल मंडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि स्थल मंडल जल मंडल के बारे में बात करें तो दोस्तों इस बारे में ढेर सारी अवधारणाएं हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां पर सर्वमान्य अवधारणा जो अपन बात करते हैं वो प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा दोस्तों? वेगेनर महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? वेगेनर महोदय के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया कि इसकी स्पष्ट अवधारणा दी गई। वेगेनर महोदय इनका संबंध था दोस्तों कहां से? जर्मनी से। और इन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत की कब? 1912 में। इनका कहना था कि पृथ्वी पर प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां जो होती है, पृथ्वी पर सबसे पहले अगर किसी चीज का अस्तित्व हुआ तो वो है दोस्तों या तो है महाद्वीप, या तो अस्तित्व में आए थे क्या है? महाद्वीप, और फिर एक है कौन सा? महासागर। पृथ्वी पर प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां अगर आपसे पूछी जाए तो दोस्तों क्या है? या तो महाद्वीप है या महासागर। इन्होंने कहा कि महाद्वीप क्या होते हैं? महासागरीय तल में तैरते हुए विशालतम भूखंड हैं। और इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग से पहले, कौन से युग से पहले दोस्तों? कार्बोनिफेरस युग से पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप आपस में जुड़े, जैसा कि आप देख रहे हो सभी महाद्वीप एक दूसरे के टच में थे। तब इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर लगभग जो स्थल मंडलीय भाग है, यह स्थलीय भाग है, यह 29.2% भाग पर उपलब्ध है। पृथ्वी पर स्थलीय भाग 29.2% है, जिसे इन्होंने प्रारंभ में विश्व का प्राचीनतम महाद्वीप कहा दोस्तों। किस नाम से जाना गया इसे? पेंजिया। कौन सा? पेंजिया। तो अगर आज आपसे पूछा जाए विश्व का प्राचीनतम महाद्वीप कौन सा था? पेंजिया था। पृथ्वी पर स्थलीय विस्तार कितना है, स्थल मंडल का भाग कितना है? तो जवाब क्या होगा दोस्तों? 29.2%। ठीक है, अब ये पेंजिया जो है दोस्तों, अब वेगेनर महोदय कहां के थे? जर्मनी के। कहां के थे? जर्मनी के थे। तो जर्मन भाषा में ही एक वर्ड था पेन प्लस जिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जमीन ही जमीन होता है।
तो यानी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि पेंजिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों क्या होगा, जमीन ही जमीन होने वाला है। फिर अपन बात करते हैं कि पृथ्वी पर शेष स्थलीय भाग तो हो गया दोस्तों, कितना हो गया, 29.2%। और फिर अपन बात करते हैं कि पृथ्वी पर शेष जो था, पृथ्वी पर शेष क्या है, जलीय भाग था। तो जलीय भाग के आधार पर अगर मैं बात करना चाहूंगा तो पृथ्वी पर जलीय भाग जो आसपास जो था उससे अपन बात करेंगे कि पृथ्वी पर आसपास के भागों में जो जल फैला हुआ था, तो जलीय भाग हुआ दोस्तों कितना हुआ, 70.8% भाग पर, पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल उपलब्ध है। यानी पृथ्वी एक जलीय ग्रह है, पृथ्वी पर जल की कोई कमी नहीं है, पृथ्वी पर जल बहुत सारा है। पर दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वी पर अशुद्ध जल की अधिकता है, पृथ्वी पर शुद्ध जल की कमी है। तो पृथ्वी पर 70.8% भाग पर दोस्तों क्या है, 70.8% भाग पर दोस्तों क्या है, जल है, जिसे इन्होंने जर्मन भाषा में एक वर्ड का प्रयोग किया दोस्तों, क्या किया, पेंथालासा, पेंथालासा महासागर, पेंथालासा महासागर। और आपसे अब ये क्वेश्चन कर ले कि विश्व का प्राचीनतम महासागर कौन सा है दोस्तों, तो जवाब क्या आया, पेंथालासा महासागर। क्या जवाब आता है, पेंथालासा महासागर। और जैसा कि आपसे कहें कि पेंजिया जैसे जर्मन भाषा का शब्द था, ऐसे पेंथालासा भी कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, जर्मन भाषा का। पेंथालसा वर्ड क्या था दोस्तों, पेंथालसा, पेंथालसा वर्ड था। और पेंथालसा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल ही जल, क्या होता है, यानी पेंथालासा का मतलब हो जाता है दोस्तों क्या होगा, जल ही जल। और पेंजिया का मतलब क्या होता है, जमीन ही जमीन। इस प्रकार से पृथ्वी के दो प्रारंभिक रूप में जो स्थल आकृतियां अस्तित्व में आती है दोस्तों, वो क्या थी, महाद्वीप और महासागर, जिसे प्रारंभ में पेंजिया, संयुक्त रूप से पेंजिया कहा गया, और संयुक्त रूप से जलीय भाग को क्या कहा गया दोस्तों, पेंथालासा कहा गया। तो यहां पर अपन आगे चर्चा करते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, यानी परिभ्रमण और परिक्रमण गति। इन दो गतियों के प्रभाव से ये भूखंड, महाद्वीप नाम के भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते गए, चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ तो इससे अलग होते गए, और आज ये काफी ज्यादा अलग अलग स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि अपन बात करने वाले हैं कि पृथ्वी पर इनके विभाजन से जो अस्तित्व में आया दोस्तों, बात करेंगे अपन कि सबसे पहले पेंजिया का विभाजन होता है दोस्तों। किसका विभाजन होता है, पेंजिया का विभाजन होता है। और पेंजिया के विभाजन से दो भूखंड अस्तित्व में आते हैं, एक तो जाता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, और एक भाग जाता है दोस्तों कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में जाने वाला है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहां पर अपन बात करने वाले हैं कि उत्तरी गोलार्ध वाले भाग को इन्होंने दोस्तों क्या नाम दिया, अंगारालैंड। किस नाम से जाना गया, अंगारालैंड। यानी कार्बोनिफेरस युग के बाद पेंजिया का विभाजन हो जाता है, पेंजिया का विभाजन हो जाता है, जिससे दो विशालतम भूखंड अस्तित्व में आए, जिन्हें अपन अंगारालैंड या गोंडवानालैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, अंगारालैंड या गोंडवानालैंड। ठीक है, अंगारालैंड का एक और नाम बाद में दिया गया, जिसका नाम है लोरेंसिया। तो लोरेंसिया मीन्स दोस्तों क्या होता है, अंगारालैंड, अंगारालैंड या लोरेंसिया दोनों का मीन एक ही है। यानी पेंजिया के विभाजन से दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो भूखंड अस्तित्व में आए, जिन्हें अंगारालैंड और गोंडवानालैंड कहा जाता है। फिर अपन बात करें जो आसपास के भागों में जो जलीय भाग जो पहले फैला हुआ था, उस जलीय भाग के आधार पर यहां पर अपन बात करेंगे। अब वो जलीय भाग बीच में यहां पर आ जाता है दोस्तों, बीच में एक संकीर्ण सागर के रूप में अस्तित्व में आता है। बताइए उसे किस नाम से जाना गया, तो उसे देखो दोस्तों जाना गया तैतीस सागर के नाम से। किसके नाम से, तैतीस सागर के नाम से, तैतीस सागर। यानी अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि 33 प्राचीनतम सागर कौन सा है, तो दोस्तों जवाब क्या होगा, 33 सागर होने वाला है। अब इसके बाद जैसे ही कार्बोनिफेरस युग निकलता है, तो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का पुनः विभाजन हो जाता है, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का पुनः विभाजन हो जाता है। और आज अपन देखते हैं कि गोंडवानालैंड का विभाजन 4 महाद्वीपों के रूप में हो चुका है, और अंगारालैंड का विभाजन 3 महाद्वीपों के रूप में हो चुका है। इसलिए जैसे पेंजिया हुआ, फिर कार्बोनिफेरस युग में अंगारालैंड गोंडवानालैंड का विभाजन हुआ,
फिर क्रिटेशियस युग आता है, और क्रिटेशियस युग में दोस्तों पुनः क्या होता है, अंगारालैंड गोंडवानालैंड के विभाजन से 7 महाद्वीप अस्तित्व में आते हैं दोस्तों। और 7 महाद्वीप जो अस्तित्व में आए, से दक्षिण में भाग अस्तित्व में आएगा। एक तो दोस्तों क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका, क्या होने वाला है, दक्षिणी अमेरिका। फिर अपन बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के बाद दोस्तों आपको मिलने वाला है अफ्रीका। कौन सा मिलेगा, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद दोस्तों होने वाला है कौन सा, यहां पर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और एक होने वाला है दोस्तों अंटार्कटिका, अंटार्कटिका होने वाला है। इस प्रकार से क्रिटेशियस युग में गोंडवानालैंड के विभाजन से 4 महाद्वीप अस्तित्व में आते हैं दोस्तों। और 4 महाद्वीप जो है बने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। फिर अपन बात करते हैं कि अंगारालैंड के विभाजन से जो दोस्तों क्या बना, एक तो बनता है उत्तरी अमेरिका, एक तो बनता है दोस्तों कौन सा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद अपन चलते हैं तो एक अस्तित्व में आया कौन सा दोस्तों, यूरोप। और एक बनता है कौन सा, एशिया, एशिया। ठीक है, तो 3 महाद्वीप क्रिटेशियस युग में ही अंगारालैंड के विभाजन से अस्तित्व में आते हैं। और अंगारालैंड के विभाजन से 3 महाद्वीप बनते। इस प्रकार से टोटल महाद्वीप कितने हो जाते हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप। अब देखिएगा 33 सागर का भी विभाजन होता है, 33 सागर का भी विभाजन होता है दोस्तों। और 33 सागर के विभाजन से महासागर कितने होते हैं, 5 महासागर अस्तित्व में आते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात करूंगा तो कौन सा होने वाला है, प्रशांत महासागर। कौन सा होगा, प्रशांत। दूसरा कौन सा होने वाला है दोस्तों, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा होने वाला है दोस्तों कौन सा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा कौन सा होगा दोस्तों, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। और एक होने वाला है दोस्तों कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, इस प्रकार से क्रिटेशियस युग में 33 सागर के विभाजन से दोस्तों कितने महासागर अस्तित्व में आए थे, 5 महासागर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये जो आपका अंटार्कटिक महासागर है, इसे 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमान्य कर दिया गया है। इसलिए अगर आपसे आज बात की जाए कि भाई महासागरों की संख्या कितनी दोस्तों, तो कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 4 होगी। अब चलिए अपन आगे बात कर लेते हैं कि कौन से महासागर कहां किस प्रकार से। तो आइए वर्ल्ड वेब पर अपन इसकी बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर यहां पर किस प्रकार से कैसे महाद्वीप हैं। तो यहां पर अपन चर्चा करने वाले दोस्तों कौन से होंगे, तो यहां अपन देखते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड में 8% कितने महाद्वीप है दोस्तों, 7। और महासागर कितने दोस्तों, 4 महासागर होने वाले हैं। तो 7 महाद्वीपों के रूप में अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों देखिएगा, ये तो आपको जो यहां पर दिखाई दे रहा है कौन सा होने वाला है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। ये जो भाग है वो ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। इसके बाद ये जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये होने वाला है कौन सा, अफ्रीका। कौन सा होगा, अफ्रीका। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे, ये जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों कौन सा होगा, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा होने वाला है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद अगर यहां पर अपन दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो दोस्तों दक्षिणी भाग में भी एक महाद्वीप है जिसे अपन दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक महाद्वीप और है जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं, इसका नाम है दोस्तों क्या होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका होने वाला है। इस प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो जो गोंडवानालैंड का विभाजन था, जो गोंडवानालैंड के विभाजन जो 4 महाद्वीप बने थे दोस्तों, वो कौन कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है और कौन सा होने वाला है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। और फिर यदि अपन बात करते हैं कि भाई अंगारालैंड के विभाजन से कौन सा बना, तो यहां पर है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका। कौन सा होने वाला है, उत्तरी अमेरिका होने वाला है।
इसके बाद चलें तो यहां पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यूरोप और एशिया राजनीतिक रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं, स्थलीय आधार पर बिल्कुल एक दूसरे ज्वाइंट हैं। इनकी आगे पर चर्चा करने वाले हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत, इनके द्वारा राजनीतिक विभाजन होता है। वरना स्थलीय आधार पर अपन बात करेंगे, हेरी हेस का प्लेट विवर्तक सिद्धांत 1962 वाला अपन पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर अपन चर्चा करेंगे कि यूरेशियन प्लेट की चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, यहां पर ये वाला महाद्वीप है वो दोस्तों कौन सा है, यूरोप। कौन सा होगा, यूरोप होने वाला है। और दोस्तों ये कौन सा होने वाला, एशिया। कौन सा होगा, एशिया होने वाला है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड में अंगारा लैंड के विभाजन दोस्तों कितने महाद्वीप अस्तित्व में आते हैं, 7 महाद्वीप। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप और गोंडवाना लैंड से 4, टोटल महाद्वीप कितने हो जाते हैं दोस्तों, 7 महाद्वीप हो जाते हैं। आइए अपन इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि वास्तव में और क्या बातें यहां पर अपने संबंधित हो सकती है दोस्तों। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि विश्व के महाद्वीपों का क्रम, तो देखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन सा है दोस्तों, एशिया। नंबर 1 सबसे बड़ा महाद्वीप होने वाला है दोस्तों, कौन सा होगा, एशिया। और एशिया महाद्वीप पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लेकर बसा हुआ है दोस्तों, 30%। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो नंबर 1 बात होगी दोस्तों एशिया। एशिया के बाद नंबर 2 पे अगर अपन चलने वाले हैं तो नंबर 2 महाद्वीप आने वाला है दोस्तों, कौन सा होगा, अफ्रीका, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत लेकर बसा हुआ है दोस्तों, 20%। कितना लेकर बसा हुआ है, 20% लेकर बसा हुआ है। तो सबसे बड़ा एशिया। नंबर 2 पे बात करेंगे, कौन सा होगा, अफ्रीका। नंबर 3 पे चलिए दोस्तों, तो नंबर 3 वाला जो महाद्वीप होने वाला है दोस्तों, कौन सा होगा, नंबर 3 वाला महाद्वीप आपको मिलने वाला है दोस्तों, कौन सा होगा, ये आपके होने वाला है कौन सा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना लेकर बसा हुआ है, 16%। कितना लेकर बसा हुआ है, 16%। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप अगर अपन बात करने वाले हैं दोस्तों, तो कौन सा होगा, दक्षिणी अमेरिका, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लेकर बसा हुआ है, 12%। कितना लेकर बसा हुआ है, 12%। यानी नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। चलिए नंबर 5 की चर्चा करते हैं। तो नंबर 5 आपका जो कंटिनेंट होगा दोस्तों, कौन सा होगा, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 10%। कितना होगा, 10% होने वाला है। और फिर यदि अपन बात करते हैं विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों होगा, ये छठा होने वाला है यूरोप। और यूरोप विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लेकर बसा हुआ है, 7%। कितना हो गया, 7%। तो इसी प्रकार से अगर अपन देखते हैं तो यहां पर 7वां सबसे छोटा महाद्वीप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत लेकर बसा हुआ है, कितना होगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 5%। कितना होगा। तो अगर आपसे महाद्वीपों का क्रम पूछ लिया जाए, तो देखो दोस्तों, नंबर 1 कौन सा होगा, एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, नंबर 7 कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से अपन 7 महाद्वीपों के क्रम याद रख सकते हैं। और आइए थोड़ा सा चर्चा अपन महासागरों की कर लेते हैं। महासागरों के बारे में देख लेते हैं कि महासागर कहां किस प्रकार से कैसे लोकेट है। तो यहां अपन देखने वाले दोस्तों महासागर। तो महासागरों के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं, तो जैसा कि प्रारंभ में पैंथालासा महासागर था, उसके बाद टेथिस सागर आया, उसके बाद विभाजन से 5 महासागर बने, और 5 महासागर में से अंटार्कटिक महासागर को अमान्य कर दिया गया 2010 में। तो महासागर कितने लोकेट किए जाएंगे दोस्तों, एट प्रेजेंट 4। कितने लोकेट किए जाएंगे, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो दोनों ओर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा महासागर होगा, प्रशांत। कौन सा होने वाला है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। एक यहां पर बीच में आप जो देख रहे हो, ये महासागर है दोस्तों अटलांटिक। कौन सा महासागर होगा, अटलांटिक।
नंबर थर्ड जो आपके भारत के जस्ट एशिया के जस्ट दक्षिण में है, जिसका नाम है दोस्तों कौन सा, हिंद महासागर। कौन सा होने वाला है, हिंद महासागर होने वाला है। ठीक है। नंबर फोर जो आपके उत्तरी भाग में आपको मिलने वाला है, इसका नाम है दोस्तों आर्कटिक महासागर। कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर, जो एक बर्फीला या श्वेत महासागर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों महासागर भी कितने हो गए, महासागर भी कितने हो जाते हैं दोस्तों, 4। अब अगर इनका भी क्रम देखें अपन कि महासागरों का क्रम क्या है, तो दोस्तों नंबर 1 पर क्या आने वाला है, प्रशांत महासागर, जो किस आकृति का महासागर बताया जाता है दोस्तों, ओ आकृति का महासागर, या वास्तविक दृष्टि से इसका आकृति देखी जाए तो कौन सा होगा, त्रिभुजाकार। इसकी आकृति के लिए 2 वर्ड है, वास्तविक आकृति त्रिभुजाकार है, जबकि मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों कौन सा, ओ आकृति का। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 0 और त्रिभुजाकार आकृति कौन से महासागर की दोस्तों, प्रशांत महासागर की। ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 1 महासागर हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। नंबर 2 पे मैं बात करना चाहूंगा, तो आपको मिलने वाला है दोस्तों कौन सा, अटलांटिक महासागर। कौन सा होगा, अटलांटिक महासागर, जो कि आकृति में फैला हुआ है दोस्तों, कौन सी आकृति में, एस आकृति में। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो गया, कौन सा हो गया दोस्तों, अटलांटिक। कौन सा होने वाला है, अटलांटिक, जो किस आकृति का है, एस आकृति का। नंबर 3 पे अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो यहां पर होने वाला है हिंद महासागर। कौन सा होगा, हिंद महासागर, जो दोस्तों किस आकृति में है, एम आकृति का महासागर है। कौन सा होगा, एम आकृति का महासागर है दोस्तों, कौन सा, हिंद महासागर। नंबर 4 पे चलेंगे तो सबसे छोटा महासागर आएगा कौन सा, आर्कटिक, और इसकी आकृति कौन सी है दोस्तों, डी आकृति का। कौन सा होने वाला है, डी आकृति का। तो देखिए महासागरों का एक क्रम क्या होगा, नंबर 1 पे प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर, नंबर 4 पे आने वाला है आर्कटिक महासागर। कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से 4 महासागर हैं, आकृति के आधार पर ओ जैसी, एस जैसी, एम जैसी, एंड दोस्तों कौन सी की, डी जैसी। इस प्रकार से एक महाद्वीपों का क्रम याद रखिए, और एक अपन बात करेंगे महासागरों का क्रम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्रम में अपन बात करते हैं एक एक कंटिनेंट महाद्वीप की। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आगे अपन चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्लोब पर, अभी आप मानचित्र देख करके निपटे हो, तो बताइए कौन सा महाद्वीप है, जल्दी बताइए, जल्दी गेस करिए दोस्तों, कौन सा महाद्वीप होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के ऊपर। किस पर बात करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर बात करने वाले। तो चलिएगा, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट महाद्वीप की अगर बात करें, तो जनरल जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी बताइए क्या क्या जानते हो आप इसके बारे में। तो देखिएगा क्या क्या अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे अपन ने देखा कि इसका क्षेत्रफल जो है यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 5.3% है, इसलिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा होगा, सबसे छोटा महाद्वीप है। और फिर यदि अपन बात करते हैं तो अवशेष किसका है दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड। कौन सा होगा, गोंडवाना लैंड का होने वाला है। और अगर इसके बाद अपन बात करते हैं स्थिति, तो देखिएगा वर्ल्ड लेवल पर अगर इसकी स्थिति देखें, जैसा कि ग्लोब पर इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो ग्लोब पर दोस्तों ये कहां पर है, बताइए कौन से गोलार्ध में मिलने वाला है। तो यहां पर ये गोलार्ध आ रहा है दोस्तों, कौन सा, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। कौन सा होगा, तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति कौन सी गोलार्ध में है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होने वाला है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अन्य क्या क्या विशेषता है। तो यहां पर आप एक द्वीप देखोगे, यहां पर इस प्रकार से एक द्वीप आपको मिलने वाला है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में तो एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों क्या होगा, क्या होने वाला है, जल्दी बताइए, जल्दी गेस करिए। तो इसका नाम होने वाला है दोस्तों, क्या होने वाला है, पपुआ न्यू गिनी। क्या होगा, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी होने वाला है। और इधर यहां पर इस वाले क्षेत्र में अगर अपन देखें
तो यहां पर आपको मिलने वाला है, देखिए दोस्तों क्या मिलेगा इधर, जल्दी बताइए। यहां पर आपको मिलने वाला है दोस्तों, क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलने वाला है एक दो द्वीपीय देश है जिसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, ये आपको मिलने वाला दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन सा मिलेगा, न्यूजीलैंड मिलने वाला है, ठीक है। और यह है दोस्तों मुख्य ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से विश्व के दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहां अपन ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया आसपास से जो महासागरों से घिरा हुआ है, चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है, जल्दी इमेजिन करें कि यहां पर इधर अगर अपन चलेंगे तो दोस्तों यहां पर महासागर आने वाला है, कौन सा, प्रशांत। कौन सा महासागर आने वाला है, प्रशांत महासागर होगा। और दोस्तों इधर कौन सा महासागर होगा, हिंद महासागर। यानी ये बात अपन कहें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक तो हिंद महासागर से और प्रशांत महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर यहां पर देखा जाए कि यहां आसपास के क्षेत्रों में कुछ जल संधियां हैं, कुछ जल डमरू मध्य है, कुछ चैनल्स हैं जो दो जलराशियों को तो जोड़ते हैं। वर्ड लेवल पर आपको दो वर्डों की चर्चा करनी है, इनको पहले अपन स्पष्ट कर लेते हैं। एक तो जल संधि है और एक होती है दोस्तों स्थल संधि। क्या होगा, स्थल संधि, ठीक है। तो जल संधि जलीय भाग की पट्टी होती है, जल संधि जलीय भाग की पट्टी होती है जो दो जल राशियों को तो जोड़ने का काम करती है, जल राशियों को जोड़ने का काम करती है और स्थलीय भागों को अलग अलग करती है। स्थल संधि ठीक इसके विपरीत है, जो स्थलीय भागों को तो जोड़ेगी और जलीय भागों को दोस्तों क्या करने वाली, अलग करने वाली है। तो यहां पर इस भाग पर अपन को जल संधियां भी दोस्तों याद रखनी है। अब देखो कौन कौन सी जल संधियां यहाँ पर आपके पास आने वाली है। तो यहां अगर उत्तरी भाग में अगर अपन चलते हैं, उत्तरी भाग में अगर अपन चलते हैं तो यहां पर एक जल संधि आने वाली दोस्तों टॉरेस। कौन सी जल संधि होगी, टॉरेस जल संधि, टॉरेस जल संधि, टॉरेस जल संधि होगी। अब टॉरेस जल संधि जो है यह पपुआ न्यूगिनी को किससे अलग करती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। यानी पपुआ न्यूगिनी व ऑस्ट्रेलिया के बीच है कौन सी जल संधि, कौन सी जल संधि होने वाली दोस्तों, टॉरेस जल संधि। जलीय आधार पर यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। यह अपन बाकी जलीय भाग में बात करेंगे, कोरोल सागर को आरापुरा सागर से जोड़ती है। अभी बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जबकि पपुआ न्यूगिनी द्वीप को किससे अलग करती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। चलिए इस भाग में आइए, यहां पर आपके जो है यहां पर एक जल संधि है जिसे कहा जाता है दोस्तों बोस जल संधि। कौन सी जल संधि होगी, बोस जल संधि। और बोस जल संधि जो है यह आपके इधर, यह ऑस्ट्रेलिया को, यहां पर इसका एक द्वीपीय देश है जिसको बोलते हैं तस्मानिया। क्या बोला जाता है दोस्तों, तस्मानिया। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, दोनों के बीच है, दोनों के बीच है जल संधि, कौन सी, बोस जल संधि। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले भाग में यानी न्यूजीलैंड के भाग में, इस वाले भाग में यहां पर दोस्तों एक जल संधि जिसे कहा जाता है कुरुक जल संधि, कुरुक जल संधि, कुरुक जल संधि कहा जाता है। कौन जल संधि कहा जाता है, कुरुक जल संधि कहा जाता है। और कुरुक जल संधि ये न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड व दक्षिण न्यूजीलैंड दोनों के बीच स्थित है, दोनों को अलग करने का काम करती है। चलिए आगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपन और बातें कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का और पॉलिटिकल विभाजन। इधर वाले भाग में चलोगे आप, ऑस्ट्रेलिया का कितने भागों में बटा हुआ है, तो देखो ये मिलेगा आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा मिलने वाला है दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इस वाले भाग में अगर मैं जाऊंगा तो यहां पर आपको मिलने वाला है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और ये होगा दोस्तों दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और पॉलिटिकल राजनीतिक विभाजन जो ऑस्ट्रेलिया का, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आपको मिलने वाला है क्वींसलैंड। क्या होगा दोस्तों, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। ये होगा दोस्तों कौन सा होगा,
न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और यह है दोस्तों कौन सा है, विक्टोरिया, विक्टोरिया। इस प्रकार से यह ऑस्ट्रेलिया का, और एक दोस्तों अपन बात कर चुके हैं तस्मानिया, कौन सा हो गया, तस्मानिया होने वाला है। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल विभाजन है, ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल विभाजन है। चलिए इनकी थोड़ी सी कैपिटल की भी अपन बात कर लेते हैं, कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है, देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लगती है दोस्तों कौन सी, पर्थ, कौन सी लगने वाली है, पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लगती है दोस्तों डार्विन, क्या लगेगी, डार्विन लगने वाली है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी लगेगी दोस्तों कौन सी लगेगी, एडिलेड, एडिलेड। क्वींसलैंड का कैपिटल अगर बात करेंगे तो यहां पर लगने वाला दोस्तों ब्रिस्बेन, कौन सा होगा, ब्रिस्बेन लगने वाला है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी लगती है, क्या लगेगी दोस्तों, सिडनी, कौन सी लगेगी, सिडनी लगने वाली है। और विक्टोरिया की राजधानी लगती है दोस्तों मेलबोर्न, क्या लगती है, मेलबोर्न लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके तस्मानिया, तस्मानिया की राजधानी लगती है दोस्तों होबार्ट, क्या लगने वाली है। इस प्रकार से यह ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल विभाजन है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इस क्लास के लिए इतना ही बहुत है। चलिए फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वेरी सून, बहुत जल्दी आपको कल मिलने वाला है। तो इसलिए आज अपन बात ऑस्ट्रेलिया की यहीं तक समाप्त करते हैं, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।